हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है N95 मास्क की हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। आजकल आप सब ये मास्क जो है न्यूज़ में है, इसके बारे में सुन रहे होंगे। ये कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे बना, इसका जो आज शेप है वो कैसे इवॉल्व हुई, ये हम डिटेल में जानेंगे। मेरे साथ वीडियो अपडेट्स एंड क्वेरीज के लिए आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अब देखिए रेलेवेंस आज के टॉपिक का क्या है। साइंस एंड टेक में ये टॉपिक आपका कवर होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पर N95 मास्क के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं, रेस्पिरेटर्स। ठीक है, वैसे N95 मास्क नहीं है, एक रेस्पिरेटर है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगी। सब्जेक्टिव लेवल पर कोरोना वायरस आउटब्रेक में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, जब से कोविड-19 आउटब्रेक चाइना में शुरू हुआ है, तो हमने देखा है कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जो मास्क हैं उनकी शॉर्टेज जो है वो हमको दिखी है। इनफैक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं दिल्ली में थी, जब लॉकडाउन से पहले कोरोना वायरस इंडिया में केसेस आने शुरू हुए, तो जितनी भी मेडिकल शॉप्स थी वहाँ पे ये मास्क ही नहीं मिल रहे थे, ना ही सैनिटाइजर्स। अब देखिए, मास्क की बात करते हैं कि ये जो यूज़ है, ये जो आइडिया है, ऑलमोस्ट आज जिस आकार में हमको दिख रहा है, इसको बनते बनते 100 साल से भी ज़्यादा लग गए। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले हिस्ट्री पे जाने, एक हिस्ट्री इसकी हम देखेंगे एक स्टोरी फॉर्म में कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे N95 बना। बेसिकली ये एक डिस्पोजेबल N95 मास्क रेस्पिरेटर है। डिस्पोजेबल भी है, लेकिन बहुत बार हम इसको वापस कुछ कंपनीज ऐसा भी बनाती है कि रीयूज़ भी कर सकते हैं। एक सेफ्टी डिवाइस है। बेसिकली ये हवा को फिल्टर करता है। जैसे आपने पानी के फिल्टर देखे होंगे, वैसे ही ये एयरबॉर्न जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करता है। अब इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि बहुत ही टाइटली आपके फेस पे एक एफिशिएंटली तरीके से फिट हो जाता है, और फिर जितनी भी हवा जो है आपको फिल्टर करके आती है। दैट मीन्स 95% से ज़्यादा माना जाता है कि ये N95 जो है एयर को फिल्टर कर देता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी 0.3 माइक्रॉन्स तक, यानी इसमें आपके 0.1 to 0.3 माइक्रॉन तक ये फिल्टर करता है। अब हम चलते हैं कि कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई। तो देखिए, बहुत पहले वाले समय में जाएंगे, जब लोग बैक्टीरिया वायरसेस के बारे में नहीं जानते थे, उनको कोई आइडिया नहीं था कि हवा में बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं। लेकिन फिर भी हमने देखा कि कुछ इस तरह की पेंटिंग्स हैं जहाँ पे लोगों ने अपने फेस जो हैं वो कवर किए हैं। इस तरह के रेनेसॉ इरा की पेंटिंग्स हैं, या फिर पेंटिंग्स जो मार्शल 1720 की हैं। वहाँ पे एक प्लेग आया था जो कि था ब्यूबोनिक प्लेग, जो एपिसेंटर था इसका। उस टाइम जब लोग कबर खोद रहे थे, तो जो ग्रेव डिगर्स थे, जो कबर खोदने वाले लोग थे, जो डेड बॉडीज़ को हैंडल कर रहे थे, तो उन्होंने भी मास्क पहना था। मास्क नहीं था, बेसिकली एक कपड़े से अपने फेस जो है वो कवर किया था। ऑल्दो उस टाइम ये जो प्लेग था ये क्यों फैल रहा था? रैट्स पे जो फ्लीज ट्रैवल कर रही थी, मक्खियाँ जो ट्रैवल कर रही थी, वो जब बाइट कर रही थी इंसान को, तो उसकी वजह से ये प्लेग फैल रहा था। लेकिन फिर भी लोगों ने फेस कवर किए थे, क्योंकि उस टाइम जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरिया वायरसेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जो लोगों ने मुंह कवर किया था वो इसलिए नहीं किया था कि वो हवा से बचना चाहते हैं या बैक्टीरिया वायरस से। उस टाइम क्या कॉन्सेप्ट था? मियाज़मा का। मियाज़मा क्या है? लोग सोचते थे कि जो हवा है वो करप्ट हो गई है, ख़राब हो गई है। उसका रीज़न क्या है वो नहीं, वो किससे डरते थे? स्मेल से, कि जो बुरी स्मेल आ रही है उससे लोग बीमार हो रहे हैं, इसलिए वो अपना जो फेस है उसको कवर कर लेते थे। लेकिन उससे भी बच जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कपड़ा भी होगा वो थोड़ा बहुत तो फिल्टर करेगा, तो लोग थोड़ा जो प्लेग है उसको कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन उनको बैक्टीरिया वायरस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो सिर्फ स्मेल, मियाज़मा जिसको वो कहा जाता था उस वक्त पे, उससे बचने के लिए अपना फेस जो है वो कवर करते थे। अब ये थियोरी जो है मियाज़मा की, इसी की वजह से आगे जाके यूरोप में 1600s में एक मास्क डिज़ाइन किया गया। ये मास्क का डिज़ाइन कैसा था? इस तरह से एक बर्ड की बीक की तरह डॉक्टर्स अपना पूरा फेस कवर कर लेते थे। जो पेशेंट्स आते थे उनको चेक करते थे, दूर से ही उनको स्टिक से टैप करते थे, मार्क करते थे कि ये इंसान जो है ये इन्फेक्टेड है। तो इसको आप कहीं ना कहीं पहले फेस कवर कर रहे हैं, उसके बाद इस मास्क को आप पहला मास्क समझ सकते हैं जो फाइनली किसी ने डिज़ाइन किया। ये आपका पूरा फेस कवर कर देता था, और नॉस्ट्रल्स वाली जगह पे थोड़े थोड़े आपको होल्स दिखेंगे जहाँ पे थोड़ा सा फिल्ट्रेशन का स्टफ जो है वो लगाया जाता था। लेकिन इस टाइम भी लोग अपने आप को किस चीज़ से बचा रहे थे? सिर्फ स्मेल से। फिर देखिए आगे की डेवलपमेंट कहाँ से हुई? लेट 1870s की बात है। देखिए 1600s में ऑलमोस्ट आपका जो बीक वाला मास्क है वो डिस्कवर हुआ। उसके बाद अराउंड 200 साल वही चलता रहा।
फिर लेट 1870s में जाके क्या हुआ, फाइनली साइंटिस्ट को बैक्टीरिया के बारे में पता चला। अब जो ये मियाज़्मा वाली थियोरी है ये बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो गई, क्योंकि अब आपकी माइक्रोबायोलॉजी डेवलप होने लगी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमको नेकेड आइज से नहीं दिखते, सिर्फ माइक्रोस्कोप में हम उनको देख सकते हैं। जैसे आपके बैक्टीरिया, वायरस हो गए, लोग हम इनके बारे में जानने लग गए। आपका मॉडर्न फील्ड ऑफ साइंस जो है वो शुरू हो गया। अब इसके बाद डॉक्टर्स फर्स्ट सर्जिकल मास्क जो हैं वो डॉक्टर्स ने 1897 में पहनना शुरू किया। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये सर्जिकल मास्क कैसे थे आप समझ लीजिए, कोई सुंदर से हैंडकरचीफ यानी जो हैंकी होते हैं, रुमाल जो होते हैं, वो डॉक्टर्स ने कहीं ना कहीं थोड़ा बना के उनको बांधना शुरू कर दी। लेकिन ये मास्क भी इसलिए नहीं बनाए गए थे कि एयरबॉर्न डिजीज़ को फिल्टर किया जाए। इनफैक्ट आज भी जो मास्क और सर्जिकल मास्क आप देखते हैं जो डॉक्टर्स पहनते हैं वो एयर को फिल्टर नहीं करते। आज भी उनका वो पर्पस नहीं है। उनका पर्पस क्या है कि अगर हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, तो कोई डॉक्टर जो उसका इलाज कर रहा है अगर वो छींकता है या बात करता है पार्टिकल से, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकती है। उस चीज़ को रोकने के लिए जो मास्क हैं वो पहने जाते हैं। तो ये देखिए, ये है आपके सर्जिकल मास्क, और ये रेस्पिरेटर की मैं बात कर रही हूँ, ये एयर को फिल्टर करता है। ये जो सर्जिकल मास्क हैं ये एयर को फिल्टर नहीं करते। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते भी डॉक्टर्स को कहा जा रहा है मास्क पहनिए, जबकि डॉक्टर्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, रेस्पिरेटर्स की। क्योंकि जब वो कोरोना वायरस पेशेंट्स को डील कर रहे हैं तो उनको इस मास्क की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी एयर फिल्टर होके आएगी। 95% अगर एयर फिल्टर हो रही है, लेकिन अगर वायरस का साइज़ और भी इससे भी ज़्यादा छोटा है कि N95 भी उसको फिल्टर नहीं कर सकता, तो ये मास्क भी, ये रेस्पिरेटर भी किसी काम का नहीं होगा। अब बेसिकली रेस्पिरेटर्स क्या करते हैं, बहुत एयर टाइट सील कर देते हैं आपके फेस को, पूरी तरह से आपके फेस पे चिपक जाते हैं, ताकि बाहर से कोई भी हवा आप सांस ना ले पाए। जो भी हवा हो, जो ये फिल्ट्रेशन वाला एरिया है, यहीं से फिल्टर होके आप सांस लें। अब देखिए, हम बात करते हैं कि आज का जो मॉडर्न रेस्पिरेटर है, जैसे N95 हम यूज़ करते हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई। ये भी एक प्लेग के टाइम ही खोजा गया था, इसको बनाया गया था। 1910 में क्या हुआ, एक प्लेग जो है मंचूरिया में, बहुत ख़तरनाक बीमारी फैली। मंचूरिया एक जगह है नॉर्दर्न चाइना में, बेसिकली थोड़ी डिस्प्यूटेड जगह थी ये, चाइना और रशिया को लेकर। रशिया बोलता था हमारा इलाका है, चाइना बोलता था हमारा इलाका है, पॉलिटिकली बहुत ही डिस्प्यूटेड जगह थी। अब जब ये प्लेग यहाँ पे फैला तो बहुत ही खतरनाक था। 100% डेथ रेट था, यानी जिसको भी इन्फेक्शन हो रही थी उसका बचना नामुमकिन था। और 24 से आप मान सकते हैं 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर जिसको इन्फेक्शन हो रही थी, फर्स्ट सिम्टम आ रहा था, उसकी डेथ हो जाती थी। और मॉडर्न उस टाइम पे इतनी खतरनाक बीमारी नहीं आई थी। जैसे ब्लैक डेथ के बारे में आपने सुना होगा, उसके बराबर की ये थी। 100% डेथ रेट था, जिसको इन्फेक्शन हो रही थी वो मर रहा था। अब चाइना और रशिया दोनों के बीच में जो है वो एक तरह की फ़ाइट शुरू हो गई, क्योंकि जो जल्दी इसका इलाज निकालेगा, इसको रोकेगा, वो मंचूरिया पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चला सकेगा। फिर उस टाइम क्या हुआ, जो चाइनीज़ इंपीरियल कोर्ट थे वो एक डॉक्टर को लेके आए। डॉक्टर का नाम था, यहाँ पे लिखा है, ली टे वू। तो डॉक्टर वू जो थे वो एक बहुत ही यंग डॉक्टर थे उस टाइम, जो कि कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे। उनको तो प्रॉपर्ली मैंडेरिन भी बोलनी नहीं आती थी, क्योंकि ये प्लेग जो था इंटरनेशनल अटेंशन डॉक्टर्स की अराउंड द वर्ल्ड उसने ले ली थी, क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो चुका था। फिर डॉक्टर वू ने क्या किया, एक विक्टिम की जब वो ऑटोप्सी कर रहे थे, जिसको हम पोस्टमार्टम कहते हैं, उस टाइम उनको ये पता चला कि ये जो प्लेग है ये किसी तरह की मक्खी या मच्छर से नहीं हो रहा। ये किसकी वजह से हो रहा है, हवा की वजह से हो रहा है, एयर में कुछ ऐसा है। फिर जो उन्होंने सर्जरी मास्क, जब वो वेस्ट में पढ़ते थे, उन्होंने जो ये सर्जिकल मास्क देखे थे, उनके बेसिस पे उन्होंने एक हार्ड मास्क डेवलप किया कॉटन के क्लोथ्स के साथ और गॉज के साथ, जिसको आप अपने फेस पे चारों ओर, मतलब प्रॉपर्ली आगे पीछे घुमा के अपने फेस पे लगा सकते हैं, जिसमें बहुत सारी क्लॉथ की लेयर थी। अब लेयर्स का क्या मतलब है, एक लेयर है क्लॉथ की तो एयर फिल्टर हो रही है, उसके अंदर एक और लेयर है, फिर से एयर फिल्टर हो रही है। तो इस तरह का एक मास्क इन्होंने डेवलप किया जिसमें लेयर्स थी कपड़े की, यानी आपको एयर जो है वो फिल्टर होके मिल रही है। तो इनकी इन्वेंशन डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू थी। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आई, थोड़ा सा रेसिज्म आया। रेसिज्म क्या आया, एक तो ये यंग डॉक्टर थे, ऊपर से चाइना के, और इतनी
इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी। तो एक फ्रेंच डॉक्टर थे जो कि बहुत पुराने डॉक्टर थे, मेस्नी, उन्होंने वू को बोला कि तुम्हारी थ्योरी जो है वो बिल्कुल बेकार है, और उनका काफ़ी मजाक भी उड़ाया कि एक चाइना मैन से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेस्नी डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर वू को चैलेंज करने के लिए वो हॉस्पिटल में चले गए जिस पेशेंट को ये बीमारी हुई थी उसको ट्रीट करने के लिए बिना मास्क के। तो वो डॉक्टर जिन्होंने डॉक्टर वू को चैलेंज किया था, जब उन्होंने इस तरह के पेशेंट के साथ डील किया तो 2 दिन में उनकी भी प्लेग से डेथ हो गई। और उसके बाद डॉक्टर्स को समझ में आया कि हाँ, डॉक्टर वू जो बोल रहे हैं वो सही हैं, और सबने मास्क को सीरियसली लेना शुरू किया। तो आप कह सकते हैं आज का मॉडर्न N95 कहीं ना कहीं जो डॉक्टर वू ने मास्क बनाया था उसके बेसिस पे हमारे जो मास्क हैं वो इवॉल्व हुए। ये देखिए डॉक्टर वू का मास्क की बहुत सारी लेयर जो कपड़े की हैं, इस तरह से इन्होंने ये मास्क बनाया था। उसके बाद जितने मेडिकल स्टाफ है वो इसको पहनने लग गया, सोल्जर्स पहनने लग गए। जब भी कोई प्लेग आता था तो लोग इस तरह के मास्क को यूज़ करने लग गए। जो डॉक्टर्स पेशेंट्स का ऑपरेशन करते थे वो यूज़ करने लग गए। उसके बाद आपको पता है स्पेनिश फ्लू के बारे में आपने सुना होगा 1918 में, उस टाइम भी वो मास्क सबको पता था, तो साइंटिस्ट लोगों में, डॉक्टर में, सब लोग इसको यूज़ करने लगे। कंपनीज जो है वो मास्क को प्रोड्यूस करने लग गई। तो जैसे मैंने बताया N95 किसका डिसेंडेंट है, वू डिज़ाइन। लेकिन वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 में थोड़े और नए तरह के मास्क चलने लगे। एयर फिल्टरिंग मास्क उनको हम बोलने लगे। देखिए वो इस तरह के दिखते थे। पूरी ये मतलब ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं, कुछ मास्क इस तरह आए, यहाँ पे उसकी जो कपड़े की जगह ग्लास भी था। पूरा फिल्टर्ड एयर जो है वो ले रहे थे, लेकिन इसको पहनना बहुत ही मुश्किल था। माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में भी लोगों को ये दिए गए, क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में एस्बेस्टोस इस चीज़ का बहुत खतरा रहता है, लंग डिजीज़ हो सकती हैं। लेकिन जो जो लोग थे, जो माइन के वर्कर्स थे, वो उसको यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और इतना पूरा आप अपना मुंह कवर कर लेंगे, वो भी कुछ ऐसी चीज़ के लिए जो आपको दिख भी नहीं रही, तो लोग इसको नहीं पहनते, क्योंकि ऑलरेडी जो 85 डिग्री हीट में काम कर रहा है, आप उसको रबर दे देंगे प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी इनविजिबल थ्रेट, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस या छोटे छोटे पार्टिकल जो उनको दिख नहीं रहे, उससे वो खतरा महसूस नहीं करेंगे और मास्क को उतार के फेंक देंगे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि वो मास्क के बाद इस तरह के मास्क भी मार्केट में आए। तो उसके बाद 1970s में देखिए बहुत सारा सिंगल यूज़ रेस्पिरेटर्स बनाए गए, फिर डस्ट रेस्पिरेटर्स बनाए गए। आपके 3M बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की जो कि इस तरह की चीज़ें डेवलप करती है। तो N95 डस्ट रेस्पिरेटर्स आपके 1972 में अप्रूव किए गए, जो कि 3M द्वारा बनाए गए थे। फिर उसके बाद देखिए पोल्यूशन के केसेस आने लग गए। लोग N95 मास्क, इस तरह के रेस्पिरेटर्स को कहाँ पे यूज़ करने लग गए, पोल्यूशन के लिए भी यूज़ करने लग गए। दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन देखिए N95 रेस्पिरेटर के साथ क्या प्रॉब्लम है, आप इसको बहुत लंबे समय तक पहनेंगे तो उतना और एफिशिएंट हो जाएगा, ये उतनी अच्छे तरीके से पार्टिकल्स को फिल्टर करेगा। यानी जैसे ये आपकी फिल्ट्रेशन की लेयर है, इसमें आपके पार्टिकल्स आके फंस रहे हैं, आप यहाँ पे इनहेल कर रहे हैं, आपको साफ़ हवा जा रही है। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स यहाँ पे आते जाएंगे उतनी अच्छी फिल्ट्रेशन होती जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम किस में आएगी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। यानी 8 घंटे से ज़्यादा लगातार आप मास्क को या इस फिल्टर को नहीं, रेस्पिरेटर बेसिकली इस रेस्पिरेटर को नहीं पहन पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है देखिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको आ सकती है, लेकिन ये कभी फिल्टर करना स्टॉप नहीं करेगा। उसके बाद देखिए डेफिनेटली अभी भी जो हमारे पास जिस तरह के फिल्टर्स हैं या फिर रेस्पिरेटर्स हैं, मास्क हैं, परफेक्ट नहीं है। बच्चों के फेस पे बहुत अच्छे से N95 सेट नहीं होता है, क्योंकि N95 का मतलब ही यही है कि साइड से पूरी तरह से सील हो जाए, आप हवा सिर्फ जैसे ये फिल्टर्स जो बने हैं वहीं से सांस लें, राइट। तो इसके बहुत सारे वर्जन भी आते हैं। देखिए इस तरह से N95 है, अगर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हम ओपन कर सकते हैं कि चलो ठीक है थोड़ी सांस आप और ले सकें। तो प्रोविजंस इनकी इवोल्यूशन आज भी हो रही है और अच्छे मास्क बनाने की कोशिश जो है कंपनीज वो कर रही हैं। तो लास्ट में हम यही बोल सकते हैं कि N95 जो रेस्पिरेटर है 100 साल से भी ज़्यादा इसको बनते हुए लग गए। मल्टीपल क्राइसिस में हमने देखा ये रेस्पिरेटर हमारे काम आया। आई होप रेस्पिरेटर और मास्क में अब आपको फ़र्क पता चल रहा होगा कि ये फिल्टर करता है एयर को बहुत अच्छे से छोटे पार्टिकल्स को। कोविड-19 में भी अब हम यही यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखेंगे आगे आगे ये मास्क जो हैं किस तरह से और बेहतर के लिए, बेटर बनने के लिए किस तरह से इवॉल्व होते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आपके सिर्फ
मास्क, इस तरह की कंपनी जो 3M है, इस तरह की कंपनीज़ में काम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने के लिए। तो यही था हमारा डिस्कशन। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा t.me/Veronica_Om, या फिर आप सिर्फ वेरोनिका स्टडी IQ सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।